माँ के अरमानों पर बेटे ने फेरा पानी। राधिका न्यूज़पेपर की खबर बड़े आवाज में पढ़ रही थी। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। आजकल माँ बाप का बच्चों पर तो कुछ हक बचा ही नहीं। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके लिए कई सपने देखते हैं, और फिर क्या, बच्चे उन सारे सपनों पर पानी फेर कर अपनी मनमानी करते हैं। हे भगवान, ये तो घोर कलयुग आ गया है। क्या हुआ श्रीमती जी, सुबह सुबह किसे कोस रही हो आप? माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाले बच्चों को। क्या श्रीमती जी, आप भी। हमारे अक्षय की शादी को 2 साल हो गए। उस वक्त अक्षय के प्यार की खातिर अपनी शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन इतने सालों के बावजूद भी आपने पूरे मन से बहू को स्वीकार नहीं किया है। मेरे स्वीकार करने से या न करने से क्या फर्क पड़ता है? इस घर में मेरे हिसाब से कुछ होता है क्या? कुछ सालों पहले मैंने आपसे कहा था अक्षय को पढ़ने के लिए शहर मत भेजिए, उसे अपना कारोबार सिखाइए, लेकिन तब आपने मेरी एक नहीं मानी। आपको तो अपने बेटे को शहर भेजकर समाज की नजर में दिखावा करना था ना। लो, अब आपका बेटा शहर में जाकर इंजीनियर तो बन गया, लेकिन राधिका जी, अब जो हो गया सो हो गया। हमारा बेटा होशियार था, इसीलिए मैंने सोचा कि वो पढ़ लिख कर बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तो हमारे खानदान में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। सबको कारोबार करना जरूरी थोड़ी ना है। और वैसे भी हमारे बेटे ने लव मैरिज किया, लेकिन बहू तो बढ़िया लेकर आया है। क्या कमी है हमारी बहू में? हे भगवान, रंग रूप की महारानी है, 2-4 डिग्री इसके हाथों में है, तो ये आपको सर्वगुण संपन्न लगती है? अरे बहू की डिग्रियां नहीं देखी जाती, वो रोटियां कैसे बनाती ये देखा जाता है। हे भगवान, इतना गुस्सा। ये ऐसा विषय है कि मैं आपको जितनी बार समझाने जाता हूँ आप उतनी बार और ज्यादा भड़क जाती हो। एक पढ़ी लिखी लड़की आपके दिल में जगह बनाने के लिए घर के तौर तरीके सीखने की जितनी कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश न जाने कब आपको दिखेगी और कब आप उसका स्वीकार करोगी। चलिए, अब ये पेपर साइड में रखिए और अपने गुस्से को अपनी बहू के हाथों की अदरक वाली चाय से शांत कीजिए। इनको क्या लगता है कहने में? शर्ट से लेकर चप्पल तक, स्कूल बैग से लेकर कॉलेज बैग तक, हर एक चीज मैं पसंद करती थी अपने बेटे के लिए, और वो आंख बंद करके मेरी पसंद पर भरोसा करता था। वही मेरा बेटा इस अकेली लड़की के लिए मैंने पसंद की हुई लड़कियां ठुकरा देता है, और ये कहते हैं मैं इस लड़की का स्वीकार कर लूं। कैसे? अरे मुझे अपनी बहू में जो गुण चाहिए थे वो इस लड़की में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं इसे स्वीकार करूं कैसे? मेरे बेटे की जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहमियत अब इस लड़की की है, ये बात का स्वीकार कैसे करूं मैं? इसे बहुत शौक है ना मेरी बहू बनने का, मेरे बेटे की जिंदगी में मेरी जगह लेने का, तो इसका ये शौक मैं पूरा करूंगी। हर माँ अपने बेटे की शादी के लिए अरमान से जाती है, लेकिन हर बार वो पूरे होंगे ही ये जरूरी थोड़ी ना है। कभी कभी अपने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए पूरे मन से। राधिका का बेटा अक्षय, जिसने लव मैरिज की थी, बेटे की खुशी के लिए राधिका ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन 2 सालों के बाद भी वो अपनी बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हर दिन हर रोज अपनी बहू को परेशान करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका की बेटी सपना अपने मायके आती है। हे भगवान, सुबह से पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन किसी को मेरी इतनी फिक्र का है कि कोई आकर मुझे मेरा हाल हवाल पूछ ले। आजकल मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, और मेरी बहू तो मुझे कुछ समझती नहीं। इसके माँ बाप सास ससुर से अलग रहते थे, इससे कभी अपनी माँ को अपनी सास की सेवा करते हुए देखा ही नहीं, तो यह कैसे करेगी अपनी सास की सेवा? अच्छी बहू बनने के लिए पहले अच्छे खानदान की बेटी होना जरूरी होता है। माँ जी, सुबह से आपको 2 बार गर्म पानी की थैली देकर गई हूँ, 2 बार आपकी चाय और 1 बार आपका नाश्ता भी हो गया है, फिर भी आप कह रही हैं कि इस घर में आपको आपका हाल हवाल कोई नहीं पूछता। देखो देखो मोहल्ले वालों, मेरी बहू मुझसे कैसे जुबान लड़ाती है। तुम्हें अपने रंग रूप का, पढ़ाई का, जॉब का बहुत ज्यादा घमंड है ना, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अच्छी बहू बनने के लिए डिग्रियां काम नहीं आती। काश मेरी बेटी यहाँ होती, वो तुम्हारी तरह सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे चाय पानी नहीं पूछती, मेरे पास बैठकर मेरे हाथ पैर दबा देती। तुमने तो मुझे 2 बार चाय पानी क्या दे दिया, अपने काम गिनवाने बैठ गई। अरे क्या करूं मैं। सपना बेटा, तेरी माँ आखिरी दिनों में है, जल्दी आ जा बिटिया। माँ देखो, आपने अपनी बेटी को याद किया और आपकी बेटी आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हो गई। अब आप कुछ लोगों को कह दीजिए कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ लोग जबरदस्ती हमारी जिंदगी में आ गए हैं, आए तो आए, ऊपर से हमारे भैया को भी हमसे दूर कर दिया है। वैसे तो मैं इनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है,
इसलिए बार बार यहाँ चली आती हूँ। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये पढ़ी लिखी छोरी आपको तो घर के नौकरानी बना कर रख देगी। सपना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ओए मैडम, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भोला चेहरा मौसम आवाज लेकर अपने पति के पास जाओ। मैं नहीं आने वाली तुम्हारे बहकावे में। जब से सपना अपने मायके आई थी, उसने स्मिता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। बेचारी स्मिता सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी चुपचाप अपना हर फर्ज हर दिन निभाती थी। अपनी सास और ननद की खरी खोटी सुनने के बाद भी उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राधिका और सपना स्मिता की हर एक कोशिश को नजरअंदाज करके हर बार स्मिता को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ हरकतें करते रहते थे। आज भी सपना के लिए चाय नाश्ता बनाने स्मिता किचन में जाती है और यहाँ सपना और राधिका के बीच में एक नया षड्यंत्र खुसर फुसर शुरू। क्या सपना, तू इतनी पढ़ी लिखी है, तेरी इतनी अच्छी अच्छी सास बहू की स्टोरी न्यूज़पेपर में आती है। तेरी सास बहू की स्टोरी को यूट्यूब पर भी कितने अच्छे लाइक्स मिलते हैं। लेकिन तू मुझे स्मिता को परेशान करने के लिए जो भी नुस्खा बताती है वो हर बार नाकाम हो जाता है। तूने कहा कि प्रेस से अक्षय के कपड़े खराब कर दो ताकि अक्षय इस पर चिल्लाए। इसने अक्षय के लिए बनाई हुई उसकी पसंदीदा सब्जी खराब कर दी, मैंने वो भी किया। स्मिता जो जो अच्छा करती है मैंने वो हर काम खराब करने की कोशिश की, लेकिन अंत में स्मिता तो हर एक चीज को ठीक कर ही लेती है। ना अक्षय उस पर गुस्सा होता है और ना ही उन दोनों में झगड़ा होता है। घर का हर एक काम और उनका रिश्ता संभालना स्मिता को अच्छे से आता है। स्मिता को परेशान करने के लिए मैं जो कोशिश करती हूँ हर कोशिश मुझ पर ही भारी पड़ जाती है। मैं अक्षय की नजर में स्मिता को गलत ठहराने की कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन एक बार भी नहीं कर पाई। हर बार स्मिता सबके सामने महारानी बन जाती है और मैं मूर्ख। माना कि ये स्मिता हमारी पसंद की नहीं है, लेकिन माँ सच में है ये बहुत होशियार। भैया के सामने इसे गलत साबित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बार ना हम अलग चाल चलते हैं। इस बार भैया के सामने नहीं, हम अपने नजदीक के रिश्तेदारों के सामने और मेहमानों के सामने इसका ऐसा मजाक बनाते हैं कि अगली बार ये मेहमानों को अपना मुंह ना दिखा सके। मतलब क्या है तुम्हारे दिमाग में? आगे आगे देखिए होता है क्या। बस आप मुझे वो डायरी दीजिए जिसमें हम हमारे सारे मेहमानों के नंबर लिख कर रखते हैं ना। सपना अपने दिमाग में स्मिता को परेशान करने के लिए कोई नई योजना बना रही थी। उसकी चमक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। स्मिता का मजाक बनने वाला है, इस बात से राधिका और सपना बहुत ज्यादा खुश थे। सपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लेती है, डायरी में जिन जिन रिश्तेदारों के नंबर थे उसमें से कुछ रिश्तेदारों को फोन करती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। सपना दरवाजा खोलने पहुंच जाती है और देखती है कि दरवाजे पर राधिका की बहन शिल्पा और भाभी ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे ही सपना दरवाजा खोलती है सबके सब एक साथ अंदर घुसते हैं। राधिका, राधिका क्या हो तुम्हें, कहाँ हो तुम? मौसी जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माँ जी तो आपके सामने ही तो बैठी हुई हैं। दीदी, आप हमसे छुपा रही हो ना? क्या हुआ बताओ जल्दी। आपकी चिंता हमें इतनी खाए जा रही है कि हम यहाँ तक कैसे आए हम आपको बता भी नहीं सकते। मामी जी, मौसी जी, आप सब लोग आराम से बैठ जाइए। माँ बिल्कुल ठीक है, माँ जी को कुछ नहीं हुआ। अरे तुम चुप करो, हमें चिंता ना हो इसलिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हमें स्मिता बेटी ने फोन करके बताया कि राधिका सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर पर बहुत बड़ी चोट आ गई है, और तुम कह रही हो कि राधिका को कुछ नहीं हुआ। दीदी ये देखो, मैं आपके सामने धड़ धाकड़ बैठी हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ। दीदी आपको कुछ हुआ नहीं, फिर आपके बारे में स्मिता ने हमें फोन करके ऐसा क्यों बताया? मामी जी, मैंने आपको फोन किया कब? मैंने तो किसी को कोई फोन नहीं किया। हे भगवान, मेरे बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है फिर? सच में मैंने तो कोई फोन नहीं किया किसी को। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आजकल कुछ कॉलेज के बच्चे लोगों को परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। ये भगवान, ये आजकल के बच्चे भी ना क्या करेंगे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हमारा सारा काम छोड़कर हमारा इतनी दूर आना बेकार हो गया। लेकिन चलो, भगवान का शुक्र है कि राधिका तुम ठीक हो। अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे? इतनी दूर आए हो आप सब लोग और बस चलते हैं? आज आप लोग कहीं नहीं जाएंगे? मैं आप सबको इतनी बार बुलाती हूँ, लेकिन एक शहर में रहने के बाद भी आप कभी नहीं आते। जिन्होंने भी आपको कॉल करके बुलाया है मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। अब आ ही गए हो तो रुक जाइए और खाना खाकर ही जाइए। ठीक है, अब बहू के हाथ का खाना खाने का सुवर्ण युग चलकर आ ही गया है, तो आज हम खाना खाकर ही जाएंगे। बहू जा किचन में और मेहमानों को दिखा दे तेरे हाथों का कमाल।
माँ जी के करीबी रिश्तेदार आए हैं, तो अब माँ जी तो बातों में व्यस्त हो जाएंगी। सपना तो मेरी कुछ मदद करेगी नहीं, और ये भी घर पर नहीं है। मैंने आज तक कभी भी 10-12 लोगों का खाना नहीं बनाया। पता नहीं ये मेहमान अचानक घर पर कैसे आ गए। लेकिन मुझे इतने लोगों का खाना बनाना भी नहीं आता। ये जानते हुए भी माँ जी और सपना जानबूझकर उनके सामने मेरी तारीफ कर रहे हैं। भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। खुद से बड़बड़ाते हुए स्मिता किचन में पहुंचती है और भगवान का नाम लेकर पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। जैसे ही वो प्याज काटने लगती है, चौथा प्याज काटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आज तक उसने 2 प्याज से ज्यादा प्याज कभी काटे ही नहीं थे। इतने सारे लोगों का आटा कभी एक साथ गूंथा ही नहीं था, तो पहले पानी ज्यादा हो जाता है, फिर आटा ज्यादा हो जाता है। स्मिता खाना बनाना शुरू तो करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरा किचन फैल जाता है। ना कोई आकर उसकी मदद करता है, ना ही वो क्या कर रही है ये देखता है। लाख परेशानियों के बाद जैसे तैसे इतने सारे लोगों का खाना स्मिता बना ही लेती है और बहुत प्यार से सबको परोसती है। ढेर सारी बातें करने के बाद और खाना खाने के बाद अब वक्त था मेहमानों के निकलने का। राधिका तो जब भी फोन करती है हर बार अपनी बहू की शिकायतें करती है। तुम्हारी बहू लव मैरिज करके आई है, तुमने जैसे सोचा था वैसे वो नहीं है, इसीलिए उसकी बुराई करती है। मुझे भी लगा था पढ़ी लिखी लड़की है, वो क्या ही जानती होगी घर के तौर तरीके। लेकिन नहीं भाई, ये लड़की अलग ही है। अचानक इतने सारे मेहमान घर आ गए, लेकिन फिर भी देखो कितनी खूबी से इसने सब कुछ संभाल लिया और सबका बहुत प्यार से स्वागत किया। सच में तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। बेटा, बहुत बढ़िया खाना बना था। हम अगली बार खाना खाने फिर से आएंगे। जरूर आइएगा आंटी जी, बस फोन करके आना। स्मिता की बातों से सभी मेहमान हंसने लगते हैं, लेकिन मेहमानों ने स्मिता की जो तारीफ की थी वो सुनकर सपना और राधिका का चेहरा मुरझा गया था। उन्होंने स्मिता का मजाक बनाने के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन उनकी मेहनत पर इस बार भी पानी फेर गया और स्मिता सबकी नजर में सर्वगुण संपन्न बहू बन गई। मेहमानों के जाने के बाद स्मिता अपने काम में लग गई, लेकिन गुस्से से सपना और राधिका एकदम लाल हो गए थे। अगले दिन सुबह स्मिता ऐसे ही अपने रोज के काम कर रही थी, तब वो डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ी हुई फोन नंबर की डायरी देखती है और उसे संदेह होता है कि कल घर पर जो मेहमान आए थे वो किसी ने मजाक करने के लिए नहीं भेजे थे। इसलिए वो टेलीफोन की हिस्ट्री निकालती है। तब उसे पता चलता है कि मामी जी, मौसी जी और उनके परिवार वालों को फोन उनके घर से ही किया गया था। सपना और राधिका की इस हरकत से इस बार स्मिता बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ स्मिता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब वो टेलीफोन की हिस्ट्री अक्षय को दिखाती है और कल की सारी बात भी बताती है। मैं माँ जी के दिल में जगह बनाने के लिए कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी और सपना मुझे परेशान करने के लिए हर दिन कोई ना कोई योजना बना ही लेते हैं। आज तक उनकी सारी हरकतें घर में चलती थी, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी तो वो दोनों बाहर के लोगों के सामने भी मेरा मजाक बनाने के बारे में सोच रही हैं। मुझे लगा था शादी के कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन माँ और सपना तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन नई योजना, हर दिन तुम्हारे लिए नई परेशानी। तुम्हें पता है तुम सब कुछ चुपचाप सह लेती हो ना, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। जिस दिन तुम जवाब देने लग जाओगी उस दिन से वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। अक्षय ऑफिस के लिए निकल जाता है। स्मिता टेलीफोन का बिल लेकर कई देर तक बेड पर बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद, मेरी प्यारी सासू माँ और ननद को मेहमानों को खाना खिलाने का, फोन करके घर बुलाने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, उनका ये शौक मैं पूरा करती हूँ। खुद से बड़बड़ाते हुए स्मिता अपने काम में लग जाती है। आज भी सपना और राधिका सोफे पर बैठकर किचन में काम कर रही थी और स्मिता के बारे में कुछ तो खुसुर फुसुर कर रही थी। पता नहीं ये किस मिट्टी की बनी है माँ, हम जब भी परेशान करने जाते हैं ये कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर सबकी नजर में हीरोइन बन जाती है। पता नहीं 10-12 लोगों का खाना इसने इतनी आसानी से कैसे बना लिया, लेकिन शुक्र है भगवान का कि इसे पता नहीं चला। उन सारे मेहमानों को तुमने ही बुलाया था, नहीं तो ये अक्षय को बता देती और मेरा लाड लाकर मुझे खरी खोटी सुनाता, मेरे सामने अपनी पत्नी की तरफदारी करता। माँ मेरे पास एक और आइडिया है। आपका बर्थडे आ रहा है, आपके बर्थडे का बहाना बनाकर हम और लोगों को घर पर बुलाते हैं। इससे 10 लोगों का खाना तो बना लिया, लेकिन इससे ज्यादा लोगों का खाना ये नहीं बना सकती। मुझे यकीन है इस बार ज्यादा लोगों का खाना बनाने की होशियारी ये दिखाएगी और सबके सामने पक्का मूर्ख बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा तूने। और इस बार तो अक्षय भी मेरे बर्थडे पर घर पर नहीं है इसकी मदद करने के लिए।
भाभी, आज तो चमत्कार हो गया, मेरी ननद मुझे भाभी कहकर बुला रही है। जरूर कुछ खास काम होगा, है ना सपना? मुझे आपसे कोई काम नहीं है। वो तो मैं बस कह रही थी कि परसों माँ का 50वां बर्थडे है, तो माँ की सारी सहेलियों को मैं घर पर बुलाना चाहती हूँ। सारा इंतजाम आपको करना है, इसलिए पूछ रही हूँ। आप कर पाओगी या मैं खुद कर लूँ? अरे बुला लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी बहुत मदद कर देना। सबको बुला लो, और सहेलियों को ही क्यों, हमारे सारे रिश्तेदारों को भी बुला लो। हमारी पुरानी पड़ोसन नीता आंटी को मैं फोन कर देती हूँ। मेरी बिल्डिंग की कुछ सहेलियां हैं, उनको भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, बुला लो, मेरा क्या जाता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा मजाक बनेगा। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए। अब बुला लो बहू, तुम्हें जिसे बुलाना है उसे बुला लो। इस बार मेरा बर्थडे तुम दोनों जैसा कहोगी ना, बिल्कुल वैसा होगा, क्योंकि इस बार अक्षय घर पर नहीं है ना। घर में स्मिता को परेशान करने के लिए और सबके सामने उसका मजाक बनाने के लिए एक नई योजना बन रही थी। परसों ही राधिका का बर्थडे था, इसलिए आज से ही सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। सारे मेहमानों को घर पर ही बुलाना था, इसलिए सारा सामान ऑर्डर कर लिया गया और सारे मेहमानों को चुन चुन कर फोन किया गया। आस पड़ोस के लोग, सहेलियां, जान पहचान वाले सबको स्मिता और सपना ने मिलकर बर्थडे का न्योता दिया। 2 दिन स्मिता और सपना बर्थडे की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त थी। फिर आता है बर्थडे वाला दिन। शाम के वक्त मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। स्मिता की खाना बनाने की थोड़ी बहुत तैयारी हो गई थी। बहू तुम खाना बनाना शुरू कर दो, इतने सारे मेहमानों का खाना बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा। नहीं माँ जी, हो जाएगा, एक बार सबको आ जाने दो ना, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है। देखते ही देखते पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी मेहमान आ जाने के बाद स्मिता सबके लिए खाना बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगती है। तभी टेबल से टकराकर गिर जाती है और उसके पैर में हाथ में चोट आ जाती है। हे भगवान माँ जी, ये क्या हो गया? मुझे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके लिए खाना बनाना है, कैसे होगा? सपना, अब क्या करें? माँ जी अब तो एक ही रास्ता है, मैंने खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है सभी मेहमानों के लिए। अब आप दोनों ही खाना बना दो। अगर ये सारे मेहमान हमारे यहाँ से भूखे चले गए तो बाहर जाकर हमारे ऊपर थू थू करेंगे। सपना, ये क्या कर दिया तूने, खुद भी फंस गई और मुझे भी फंसा दिया। पता नहीं हर बार हमारा किया हमारे ऊपर ही कैसे पलट जाता है। माँ, मैं तो जो कुछ भी करती हूँ बहुत सोच समझ कर करती हूँ, लेकिन आपका लाडला इस घर में मुझसे भी ज्यादा होशियार लड़की लेकर आया है। हम जब भी इसे फंसाने चाहते हैं हम खुद ही फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बनाओ 40 मेहमानों के लिए पंच पकवान की रसोई।